बहुत स्वागत एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ मेहमान है ईवीएम पीके श्रीवास्तव साहब, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब। अब उस खबर की बात कर लें जिससे आप भी थोड़े परेशान होंगे। मैं भी थोड़ा परेशान था कल तक जब ये खबर आई थी कि ये भारत पाकिस्तान की जो ये कई सेलिब्रिटी जो हैं, शाहिद अफरीदी हो गए या इनकी कोई एक्ट्रेस हो गई, एक दो और बड़े ऐसे हैंडल जो थे, ये भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं। और ये इनके अब ये आज से नहीं, ये जब से जब ये ढंग के क्रिकेट कभी खेलते भी थे तब से इनका रुख यही है। शोएब अख्तर हो गया या ये शाहिद आफरीदी हो गया, ये तमाम लोग जो हैं, राशिद लतीफ़, जावेद मियादाद, खैर अब इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में ज़्यादा है। ये पहलगाम का हमला हुआ और इन्होंने इतनी गंदगी करनी शुरू करी उसके ऊपर। चले आप अपने देश का समर्थन लेते हो लोग, वो कोई बात नहीं है, लेकिन पहलगाम के आतंकवादी हमले को एक किस्म से जस्टिफाई करना या उसकी बर्बरता क्रूरता को कम करके दिखाना, ये सारी चीज़ें, ये कहना ये इंडिया ने करा दिया था, जब इस किस्म के काम हुए तो देश में बहुत आक्रोश हुआ। और उसके बाद इनके सारे ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। यूट्यूब बैन, एक्स बैन, इंस्टाग्राम बैन, इनके सारे हैंडल्स भारत में बैन हो गए थे। अब खबर जहां से आती है इसमें, बुधवार को इन अकाउंट्स पर लगे बैन को हटा दिया गया। मतलब कल खबर आई कि इनके अकाउंट्स अनलॉक कर दिए गए, भारत में इनके अकाउंट्स दोबारा देखे जा सकते हैं। लेकिन फिर बस कुछ घंटों के बाद ये अकाउंट फिर बैन हो गए। इनफैक्ट आज सुबह तक भी जब इस प्रोग्राम में आने से पहले जब हम लोग इस खबर पर डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा पहले कंफर्म करते हैं, क्योंकि पहले खबर आपको याद होगा ये आई थी कि ना इन लोगों ने इंडिया एंटी इंडिया बातें करना बंद कर दिया है, इसलिए रिव्यू के बाद इनको खोला गया। कहीं से ऐसी भी खबर आई थी। फिर हमने कहा, सोचा साहब ऐसी कौन सी इनका हृदय परिवर्तन हो गया इन लोगों का, शाहिद आफरीदी अचानक कैसे सुधर जाएगा साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनको कंफर्म किया जाए। मैंने खुद सारे, कम से कम शाहिद आफरीदी के तो सारे अकाउंट मैंने जाके चेक किए, सब इंडिया में ब्लॉक हैं। तो पहले तो आप इस बात का संतोष रखिए कि इनके अकाउंट्स अनलॉक नहीं किए गए। इसमें शाहिद आफरीदी हैं, हानिया आमिर इनकी एक एक्ट्रेस है, और कई सेलिब्रिटीज। हानिया आमिर तो अभी चर्चा चली रही है उनकी काफी, सरदार जी को लेकर। नहीं, वो दूसरी हैं। नहीं, हानिया आमिर। अच्छा, हानिया आमिर। अब 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने एक बार फिर जहर उगल दिया। आफरीदी ने जब यह खबर आई कि बैन हट गया है तो उस पर इसने एक पोस्ट किया और इसने यह लिखा कि भारत सरकार का एक कदम बताता है कि भारत को यह एहसास हो गया है कि पहलगाम का हमला उसका आंतरिक मामला था। सोचिए, अभी कुछ वक्त हुआ, बस कुछ मिनट हुए थे ये कुछ देर के लिए अनलॉक हुए इस अकाउंट को, और उसी का फायदा उठाते हुए इस आदमी ने ये लिखा कि इंडिया मान रहा है कि पहलगाम का मामला इनका अंदर का मामला, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था और भारत ने खाम का पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अब आफरीदी ने बैन हटाने को लेकर ऐसा जश्न मनाया कि दोबारा सारे पाकिस्तानी अकाउंट बैन हो गए। अब सोशल मीडिया पर शाहिद आफरीदी का मजाक भी बन रहा है और पाकिस्तानियों में उनको लेकर गुस्सा भी है। लेकिन एक सवाल हमारे यहां पूछा जा रहा है और ये बड़ा जायज सवाल है, किसी भी वजह से अगर ये अकाउंट अनलॉक हुए थे तो क्यों हुए थे, क्या सोचकर किए गए थे? ये आदमी बदल जाएंगे क्या? कैसे आपने, किसी ने भी ये सोचा कि भारत में अब चीजें, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थितियां इतनी नॉर्मल हो गई हैं कि आप उन लोगों को जहर उगलने या अपनी जहरीली बातें पोस्ट करने की, प्रोपोगेट करने की आजादी दे दें, जो शुरुआत से बिल्कुल जिनके नस नस में एंटी इंडिया है। तो ये काम क्यों किया गया था और बाद में इसको दोबारा बैन किया गया, ये अच्छा किया गया? लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा। समीर जी, देखिए, फिर से बैन तो कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो भाई खोल क्यों दिए गए थे अकाउंट, जब पता था कि पहलगाम के बाद से जिस तरीके से इन लोगों ने जहर लगातार उगलते रहे। ऐसा नहीं कि पहलगाम के बाद ही जहर उग रहा है, इनका अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर अकाउंट्स का देखेंगे तो लंबे समय से भारत विरोधी अकाउंट से पोस्ट करते रहते थे, तमाम तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उस पर ये करते रहते थे, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे जावेद मियादाद हो, चाहे उनका परिवार हो, या चाहे उनकी सेलिब्रिटी, तमाम तरह के लोग हो। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि क्यों सरकार ने हटाया, क्या यह किसी ब्यूरोक्रेट की गलती से हुआ जिसको बाद में डांट पड़ी और बाद में केंद्र सरकार ने मतलब अधिकारी को देखा और फिर ब्लॉक कर दिया गया? जिसने ये अकाउंट हटाया, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि उन्होंने क्यों हटाया? क्या किसी के कहने पर उसने अकाउंट हटाया? मुझे लग रहा है कि ये भी सोशल मीडिया पे जब से ये अकाउंट हटाया उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही थी और लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि भाई पहलगाम का मामला भी शांत भी नहीं हुआ है और आप ऐसे लोगों को देश के खिलाफ जहर उगलते हैं।
आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट फ्री कर रहे हो और उन्हें फिर से आप आमंत्रित कर रहे हो कि वे अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को वो सबूत दे दिया ना उसने, जो अकाउंट खुलते लिखा उसने। और वो पहले से कह रहे थे कि आपने अकाउंट खोला है तो वो फिर भारत के खिलाफ और भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगलना शुरू करेंगे। तो ये क्यों किया गया है? तो मुझे लग रहा है उसके बाद जब हलचल मची होगी तो देखा होगा कि किसके अकाउंट खोले, किसके कहने पर खोले गए, तो तत्काल बैन कर दिया गया है। मुझे लग रहा है किसी को कि देश की जनता में क्या सोच है इनको लेकर के। नहीं, मुझे लगता है इसकी जांच होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए कमेटी बनना चाहिए, जांच होना चाहिए कि भाई किस अधिकारी ने किया, किसके कहने पे क्या, क्यों किया। हो सकता है कि भाई उसको किसी से आदेश आया हो और जब बाद में सोशल मीडिया पे इसको लेकर हल्ला मचा है तो फिर बैन कर दिया गया हो। यह भी हो सकता है कि उस अधिकारी ने अपने मन से ब्लॉक कर दिया अकाउंट्स को, बाद में जब मंत्री की या बड़े अधिकारी की डांट पड़ी होगी तो ब्लॉक कर दिया गया होगा। कौन है इसके पीछे जो चाहता है कि भाई अकाउंट खुले और भारत विरोधी गतिविधियां फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हो? ये देश के अंदर बैठा हुआ दुश्मन कौन है जिसने उनके साथ सहानुभूति रखी? मैं इनके दो तीन इनकी करतूतें आपको बताता हूं। पहले तो ये शाहिद अफरीदी के बारे में तो सब जानते हैं, इसने जो पहलगाम पर बोला वो मैंने आपको ही बताया, उसने दोबारा भी बोल दिया अभी। शोएब अख्तर गजवाए हिंद की बात करता है अपने यहाँ टीवी चैनल्स पर बैठ करके। आप उस आदमी को इन्वाइट करते हो अपने यहाँ पर? सोचिए जरा। वकार यूनिस पाकिस्तानी टीम का कोच भी रहा है, वो एक मैच जो है वो इंडिया हार गया था पाकिस्तान से, वो अपनी टीवी पर बैठकर क्या बोलता है कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा, किसी प्लेयर का नाम लेकर के उसने हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी ग्राउंड पर। ये सोच है उन लोगों की। और अभी जो लेटेस्ट वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये दोनों टीवी चैनल में बैठ करके मजाक कर रहे हैं। उसमें वो वकार यूनुस से कहानी बता रहा है, वकार यूनुस या कोई और, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वकार यूनुस कहानी बता रहे हैं कि हम इंडिया एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गए और वहां पर इनका कोई बहुत सीनियर मंत्री हमसे मिलवाने के लिए लाया गया और वो बड़ा उम्र दराज था, बड़ी एजेड व्यक्ति था वो, और कोई बहुत सीनियर आदमी था क्योंकि उसके आते ही सब लोग खड़े हो गए। तो हमें लगा कि बड़ा सीनियर आदमी एक एक करके हमसे मिलवाया जा रहा था। तो शोएब अख्तर ने मेरी तरफ देखा और कहा, आफरीदी आपने या शोएब अख्तर ने, कि अभी देखा हमें क्या और उसने बोला कि वो जब उससे हाथ मिलाने के लिए गए तो उस आदमी ने इतनी कस के हाथ दबाया कि वो बिलबिला गया वो व्यक्ति। अब ये सोच किसी का अंदर हो कि आप किसी डिग्निटरी से आपको मिलवाया जा रहा है और आप उसके साथ ऐसी हरकत कर रहे हो, ये इनकी नस नस में है, मैं आपसे बता रहा हूँ सर। एक फिर हमारे यहाँ ये हरकत सर, वसीम अकरम का वो ट्वीट भी ध्यान में आना चाहिए। जब यूसुफ पठान चुनाव जीते थे तो वसीम अकरम ने ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया था कि आपने उसको टिकट दिया और एक मुस्लिम नुमाइंदे को आपने अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया है क्रिकेटर को। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से मुसलमानों का पक्ष रखते रहेंगे। ये वसीम अकरम ने ट्वीट किया था पाकिस्तान में दानिश कनेरिया के साथ जो इस दौर का अकेला हिंदू क्रिकेटर खेला पाकिस्तान की टीम में, उसके साथ क्या हाल किया इन्होंने? दानिश कनेरिया बता देगा आपको। दानिश कनेरिया ने बताया था, मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, मेरे बर्तन अलग कर देते थे, टीम में कोई आदमी मुझसे बात नहीं करता था। यह हाल किया जाता था उस आदमी के साथ क्योंकि वो हिंदू था। इस बिगटेड किस्म के लोग हैं ये। और फिर आप यहां पर ये कांड सौरभ, ये सारे के सारे जिहादी चूरन खा खा के और जिहादी जो इनकी मेंटेलिटी है उससे आगे बढ़े, हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको जिन्होंने अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, जनरल जब ऐसी बातें करता है आप समझते हैं हम लोग कितना खराब लगता है। आप किसी भी देश के जनरल को देख लीजिए, वो कोई इस तरह की बात नहीं करता, देश की बात करता है। तो भाई फिर सवाल वही है कि ये रीथिंक अगर हुआ होगा हमारे यहाँ तो क्यों हुआ होगा? ये मुद्दा ये है ही नहीं, जैसे आपने जिक्र किया वो तो सब लोग जानते हैं कि शाहिद अफरीदी या वकार यूनुस या सब लोग क्या बोल रहे हैं या जो पाकिस्तान के और लोग बोल। मुद्दा ये है कि ये ऐसी क्या ज़रूरत थी? तबीयत ख़राब हो रही थी आपकी, वो ऑक्सीजन है क्या? सोशल मीडिया पर शाहिद अफरीदी को ओपन करना, मतलब अभी तो देश के दोनों देशों के बीच के रिश्तों में कोई शुरुआत होने का भी संकेत नहीं है। Exactly. तो मतलब ये सबसे जरूरी काम है क्या कि इस पर काम किया जाए, ये ज्यादा गंभीर। वो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए वो अच्छा भी कहते, तब भी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जरूरत है। कौन तड़प रहा है, कौन तड़प रहा है, ये मैं कह रहा हूं कि सांस नहीं आ रही है क्या इसके बिना कि इस मुद्दे पर। और इसलिए ये सब तर्क देना कि नहीं वो बहुत खराब बोलते, मुद्दा वो है ही नहीं। पॉलिसी वाइज क्या हमको इसकी जरूरत है कि वो खोला जाए? जब हम उनका पानी बंद कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को पॉज बटन पर रख रहे हैं, तमाम तरीके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एक तरह से बंद है। अभी तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हमारी कोई नहीं चल रही उनके साथ, बंद है एक तरह से। और उस समय आप सोशल मीडिया के उसको खोल रहे हैं, एक तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं समझ में आ रही। तो इसलिए ये इस तर्क को मैं जोड़ने की जरूरत नहीं समझता कि वो खराब लिखते हैं कि अच्छा लिखते हैं। क्या जरूरत, तभी बैन किया था, बैन कर दिया ना। तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है? ये इंडस वो ट्रीटी तो है नहीं कि पाकिस्तान सोचे कि भैया किसी तरह से। त्रिपाठी जी किसको याद आई होगी इनकी? त्रिपाठी जी ने थोड़ा सा जोड़ दिया तो वो वापस बंद हो गया। याद नहीं आई, ये दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटीज कितनी मिसप्लेस्ड है।
सरकार न तो किसी का खाता बंद करती है न खोलती है। सरकार उस प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिखती है, बताती है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे सामाजिक सौहार्द उसके लिहाज से ये है, तो अलग अलग पैमाने हैं, उसके हिसाब से वो देती है। कौन सा अधिकारी था और कितने निकम्मे लोग बैठे हुए हैं कि उनको ये तक ख्याल नहीं रहा कि ये बंद रहना है। सोर्सेज से बताया गया कि ये इसलिए हो गया क्योंकि वो चिट्ठी समय से दूसरी वाली नहीं पहुंची, उसके बाद जब पहुंची तो बंद कर दिया। मतलब ये कि किसी भी प्लेटफॉर्म को आप कहते हैं ना कि इन्फॉर्म करते हैं ना कि बंद कर दीजिए, विदहेल्ड इन इंडिया अगर करना है तो आपको बताना पड़ेगा ना, लिख के देना पड़ेगा, और रीजंस भी उस पर, क्योंकि वो सारे अलग अलग जो, तो ये तो बंद ही थे, ये बंद थे, तो किसी ने खोलने के लिए चिट्ठी इसका लिखी मतलब होगी ये हुआ कि कुछ समय के लिए सिर्फ किया गया था, इसका जो मूल खतरा है। और या तो किसी को ये था ठीक है, उस वक्त उन्होंने कहा बंद कर दो, अभी बंद था, और जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसने जब चाहा खोल दिया, फिर आपको दिखा तो आपने कहा बंद कर दो। अब लेकिन इतनी देर से हम लोग जितने नाम ले रहे हैं, शाहिद अफरीदी कौन है? पाकिस्तानी क्रिकेटर है ना। जितने भी नाम हम ले रहे हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं या फिर कोई हीरो हीरोइन है, तो उनको क्यों हम प्रतिष्ठा दे रहे हैं? और यही भारत अभी पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा, उससे शर्मसार करने वाला कुछ होगा? भारत देश की कोई नीति नहीं रह गई। आप इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भारत के हक का पानी कोई और नहीं उपयोग कर पाएगा, और भारत के सेंटिमेंट से अमीर होकर पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत को गलत कहें, ये हम करने देंगे? ये बीसीसीआई और आईपीएल और फलाना धमाका ये सब चलता रहेगा? ये दोनों कैसे चल सकता है भाई? और सरकार में ऐसे मसलों पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। मोदी जी की साख पर बार बार ऐसे न होने से एक तरह से कहें कि उस पर सवाल खड़े होते हैं, सवालिया निशान बड़े होते हैं। मैच वाली बात इंपॉर्टेंट है, अब वो अब देखिए आगे कोई क्या स्टैंड इस पर लेता है सरकार। वो तो उस पे स्टैंड ले रखा है ना कि होना है मैच। अब वो सब एन मोमेंट पर भी फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल एक और बड़ी खबर जिसका दुनिया पर असर पड़ेगा, ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद अब गाजा में क्या शांति होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल एक दावा किया है कि इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है, इसमें गाजा में 60 दिनों की सीज फायर पर सहमति बन गई है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। ट्रंप ने इस मसले को लेकर हमास को बाकायदा चेतावनी भी जारी की है और उन्होंने कहा है कि स्थिति और बिगड़ने से पहले इस समझौते को स्वीकार कर लो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, बेस्ट पॉसिबल चुनाव होगा। इससे यहां से स्थिति और खराबी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि मेरे प्रतिनिधियों ने गाजा इजराइल के मुद्दे पर इजरायली नेताओं के साथ एक लंबी और कारगर बैठक की है। इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति व्यक्त की है। इसके दौरान हम युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। कतर और मिस्र इसमें इनके नेता जो हैं, जिन्होंने शांति लाने के लिए बहुत मेहनत की है, इस अंतिम प्रस्ताव को पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट की भलाई के लिए हमास से समझौते को स्वीकार करेगा। ये तो बात हो गई। अब आप जानना चाहेंगे कि इस पर हमास ने और इजराइल ने कहा क्या है। ट्रंप चाहते हैं 60 दिन के लिए कम से कम खामोश हो जाओ, 60 दिन के लिए लड़ो मत, और इस 60 दिन लड़ाई नहीं होगी तो कतर और इजिप्ट जो है, इनके जरिए हम डिप्लोमेसी को आगे बढ़ावा देंगे और हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में कोई स्थायी करार भी हो जाए। वो चाहते ही हैं दरअसल, ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, जिसके तहत पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक समझौते की और एक पैलेस्टीनियन स्टेट की भी एक भूमिका बन सकती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है इसी काम से। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के लिए नोबेल पीस प्राइज मिलेगा नहीं, तो नोबेल प्राइज मिलना नहीं है। नहीं, ये वाला काम करा देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इजराइल ये कहता है मेरे बंधक वापस करो, सारे बंधक वापस करो। दूसरा, उसने 2 कस्में खाई थी 7 अक्टूबर के हमले के बाद कि मैं अपने सारे बंधकों को वापस लाऊंगा और मैं हमास को बर्बाद कर दूंगा। हमास बर्बाद हुआ नहीं है, हमास अभी भी जिंदा है। तो वो क्या इस शर्त को मान लेगा कि बगैर सारे बंधक वापस हुए, क्योंकि सारे बंधक वापस नहीं हो रहे हैं, इसमें कहा गया है 10 बंधक वापस होंगे। अभी 50 लोग इजरायली कम से कम उसके कब्जे में हैं, हमास के कब्जे में। उसमें से कितने जिंदा हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन 50 लोग हैं। इसमें कहा गया है कि शुरुआत में 8 लोग और अंत में 2 लोग वापस करेगा हमास, और इसके बदले में इजराइल कुछ बंधक छोड़ेगा। हमास कहता है कि मुझे 60 दिन की सीज फायर नहीं चाहिए, उससे कहो कि लड़ाई पूरी तरह बंद करे। नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। तो सर ट्रंप ये वाला काम करवा पाएंगे? देखिए, ऐसा ट्रंप हमेशा धमकी देते हैं। आपने कहीं इसमें देखा कोई ऐसा समझौता इस तरह से ट्वीट के थ्रू थोड़ी ना होता है सौरभ। समझौता होता है जब लोग बैठते हैं, बात करते हैं, उससे पूरी चर्चा होती है। चर्चा करने के लिए कोई गया है, इन्होंने अपने नोबेल प्राइज़ के चक्कर में बस ये ट्वीट कर देते हैं। अब ट्वीट हो गया है,
लेकिन समझौता होना बड़ा मुश्किल है कि नेतन्याहू के लिए हमास को खत्म करना पहली उनकी जिम्मेदारी है, और दूसरी जो उन्होंने अपने देश को बोला हुआ है कि हम सारे बंधकों को वापस लाएंगे, वो अभी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। तो और ये लड़ाई उनके पूरे कब्जे में है। और एक तरफ और देखिए, ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, सारे आ रहे हैं प्लेन्स, वहां मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं जिसमें अम्युनिशंस वापस आ रहे हैं इजराइल के पास रीआर्म करने के लिए, क्योंकि जो आपका उनका आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 1, एरो 2 और जो थर्ड है, ये सारे सिस्टम्स में इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो है वो कम हो चुकी हैं, तो उनकी भरपाई भी हो रही है। डेविड जो उनका ये जो आपका आयरन बीम है वो भी चालू हो चुका है। तो इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है और सक्षम कर रहा है अपने आप को कि एक लंबी लड़ाई अगर आगे हो तो उसको लड़ सके। सर, इसमें विड्रॉल भी शर्त है कि गाजा की कुछ टेरिटरी से पीछे हटेगा इजराइल, ये कैसे स्वीकार कर लेगा वो? देखिए, उसी टेरिटरी से वो पीछे हटेगा जहां उसने सब कुछ कर दिया, क्योंकि गाजा जो है ज्यादातर पाताल लोक में है, वो सारा बंकर्स में है, वो टनल्स में है। टनल्स को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हमास पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। सब के सब अपने बिल में घुसे हुए हैं और वो उनके रास्ते सप्लाई चेन्स हैं। तो इजराइल तभी मानेगा जब तक कि वो सप्लाई चेन्स को कट ऑफ करके उन जो लोग बचे हुए हैं उनको एक तरह घेराबंदी करके, और जहां तक इजराइल का सवाल है, अगर आप उनकी मीडिया से, उनके ऑफिसर से बात करिए, वो कहते हैं अब हम यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका एक बहुत दुखद अनुभव हुआ है जब वो वापस चले गए थे। पहले तो इनके हाथ में ही था गाजा, 2005 तक तो इनके पास में था। हाँ। ये वापस गए, उसके बाद से इन लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को बनाया और उस तरह का अटैक हुआ। तो नेतन्याहू से उम्मीद करना कि वो मान जाएंगे और सीज फायर को इस तरीके से मान जाएंगे जब तक बंधक रिलीज नहीं होते हैं और जब तक हमास सरेंडर नहीं करता है इन फुल। सर, आज ये जो आपने लास्ट लाइन बोली, ये जो मैं खबर पढ़ रहा था तो मुझे सबसे पहले जो चीज स्ट्राइक करी वो ये कि ट्रंप किसके बीच में समझौता करा रहे हैं? एक देश और एक आतंकवादी संगठन के बीच में। तुम आतंकवादी संगठन से बात करने को इजराइल को कह रहे हो जिसके 1200 लोगों को एक दिन में, कुछ घंटों में मार डाला था उसने। देखिए, एक तो अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि जो भी आपने जितना जिक्र किया इजराइल का, तो कम से कम सीज फायर के लिए वो कोई शर्त तो कर रहे हैं। हमारी तरह से नहीं है कि बिना शर्त के हमने सीज फायर कर लिया। तो ये तो एक अच्छी बात है कि वहाँ दिखाई दे रहा है। और अब आप जो बात कर रहे हैं तो वो लड़ाई जिनके बीच में, उसी में तो सीज फायर होगा ना। ये आपकी बात ठीक है कि एक आतंकवादी संगठन है, हमास है, और उसके खिलाफ इजराइल लड़ रहा है और वो सारा, तो सीज फायर तो जो दो लोग लड़ रहे हैं उनके बीच में ही होगा। और कतर की भूमिका जब आती है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। यदि आप इजराइल और ईरान का जो चल रहा था, उसमें भी कतर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो कतर यदि वहाँ पर बीच में आता है, जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी इस बात की चर्चा की है, तो यदि कतर आता है तो मुझे लगता है कि ये सीज फायर की ओर बढ़ेंगे। और सीज फायर पर जब कंडीशंस पर भी बात होती है तो थोड़ा आगे पीछे चलता है कि कुछ बंधकों को रिहा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से तो युद्ध बंद अभी होने वाला नहीं है, इजराइल उस तरह से करने वाला नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन कतर की भूमिका के बाद मुझे ईरान के बाद तो आदमी हीरो बना हुआ है अपने देश। हाँ, तो वो हीरो बना हुआ है, लेकिन स्थिति भी कमजोर भी है। हीरो तो बाहर से बनते हैं ही सब लोग। क्या मतलब गाजा के लिहाज से क्या कमजोरी है इजराइल की? नहीं, वो ईरान के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद उनके ताकत में बहुत फर्क पड़ा है ना, उसमें मिलिट्री पावर में भी, और पूरे देश की आंतरिक जो व्यवस्था है उसमें भी बहुत परेशानी हुई है। हीरो बनना अलग बात होती है, देश को अंदर से देखना। जैसे पाकिस्तान भी तो हीरो, वो फील्ड मार्शल साहब अभी जो प्रमोट आपने किए हैं तो वो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अलग बात है। लेकिन इजराइल को भी जरूरी है कि वो इस पर, क्योंकि कितनी जगह लड़ाई लड़ेगा इजराइल। आप कह रहे हैं नेतन्याहू के पास सीज फायर मानने की वजह हैं? मुझे ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, सीज फायर तो अंत में होना ही चाहिए और होता ही है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि अमेरिका, जब आप किसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि हम उनको हथियार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे B-2 बॉम्बर जाकर इजराइल के लिए वो ध्वस्त करके आ गए क्योंकि नीचे बंकर वो तबाह नहीं कर पाते, फोर्दो में या जो भी जगहें थी 3 वहां पर तबाह नहीं कर पाते, तो आप तो पार्टी हैं। और जब इस तरह से गुंडागर्दी करके कोई पीस टॉक की बात करता है तो वो होती नहीं। शक्ति चाहिए होती है, लेकिन शक्ति अगर किसी के पक्ष में हो गई तो कभी युद्ध नहीं रुका है, युद्ध रुक ही नहीं सकता है। अब सवाल यह है कि ये ऐसा ये हो क्यों रहा है? एक तो नोबल वाला हिस्सा है, दूसरा ये है कि अभी ईरान पर पिछले 3 दिनों में लगातार हमले भी हुए हैं। ईरान कहता है वो इजराइल कह रहा है, ये इजराइल कह रहा है कि हमने नहीं किया हुआ है। दोनों देशों के बीच वहां भी अभी तनाव की स्थितियां हैं।
ईरान से जिस तरह से अमेरिका विरोधी संगठन ज्यादा ताकतवर हो रहा है, वो न्यूक्लियर पावर से उसने उस जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उससे अपने आप को बाहर कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खुद चलाएगा। ऐसे में आप हमास के साथ डील की बात कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी को दिखाता है, अमेरिका की कमजोरी को दिखाता है। ये ठीक बात है कि इजराइल चूंकि चारों तरफ से लड़ रहा है, तो ताकत किसी की भी हो, अगर इस तरह के वॉर में जाएगा तो कितना खर्च, कितनी तरह की टेक्नोलॉजी, फिर उसका लॉस, तो नुकसान होता है। तो शायद दोनों अपनी तैयारी के लिए ये कर रहे हैं, और ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ज्यादा तैयारी के साथ ज्यादा खतरनाक युद्ध की तरफ मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है। ठीक सर, इस पर आपका कमेंट मैं जी सर, मुझे तो लगता है कि नेतन्याहू तब तक ही सत्ता में बने हुए जब तक वो युद्ध लड़ते रहेंगे। इजराइल के अंदर भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, जिस तरीके से ईरान से उन्होंने युद्ध लड़ा, तो इजराइल की एक बड़ी जनता भी चाहती है कि अब भाई शांति हो, युद्ध ना हो। लेकिन अब वो युद्ध में इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि फिलहाल उनके लिए बहुत आसान नहीं है वहां पर लेना, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने आतंकी हमला किया था, अब वो अगर पैर का कदम वापस खींचते तो देश के अंदर भी उनका विरोध होगा और उन्हें चुनाव में भी जाना है। रूस तो है नहीं कि पुतिन राष्ट्रपति बन गए तो लगातार लड़ते रहेंगे। नॉर्मल होगा, सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा, नॉर्मल लाइफ होगी, तो नेतन्याहू को चुनाव में जाना पड़ेगा, और वो जानते हैं कि वो चुनाव में जाएंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है वो लगातार वॉर का डर दिखाते रहेंगे, माहौल बनाते रहेंगे, सत्ता में बने रहेंगे, और ये इजराइल की उनकी सत्ता में बने रहने के लिए इजराइल का लगातार युद्ध का माहौल बने रहना या युद्ध करते रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। 5 देशों की यात्रा पर कल वो सबसे पहले घाना पहुंचे थे और वहां उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया। 30 साल में कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा था। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए घाना के राष्ट्रपति महामा खुद एयरपोर्ट पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त प्रधानमंत्री को 21 बंदूकों की सलामी दी गई, और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को घाना में वहां के सबसे बड़े सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। भारत और घाना के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि घाना ने भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। घाना में जो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान है, इससे नवाजे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की सरकार का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिन के विदेश दौरे पर 5 देशों का दौरा करेंगे। घाना के बाद वो ट्रिनिडाद टोबैगो जाएंगे, उसके बाद अर्जेंटीना का दौरा उनका होगा, फिर वो ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद एक और अफ्रीकी देश में उनका दौरा जो है वो लगा हुआ है। अब ये चर्चा अब तो कई देशों से हम सुन रहे हैं ये सर कि भारत के हथियार खरीदने के इच्छुक हैं देश। अब तो घाना भी कह रहा है। एक्चुअली किसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक चीज़ जो हुई, जो हमारे अपने हथियार जिन्होंने अपने आप को साबित किया ऑप सिंदूर में, अब उनको बैटल टेस्टेड हो गए, और एज अगेंस्ट चाइनीज़ हथियार जो कि बहुत सस्ते में बिकते थे। तो लोगों के अंदर एक छवि बनी है कि इंडियंस के जो इक्विपमेंट हैं और जो मिसाइल्स हैं और जो आपका ये आकाश है, आकाश तीर है, ICCS है, ब्रह्मोस है, ये सारे के सारे मतलब बैटल में आपके काम आएंगे, और सटीक और अचूक और दूर तक मार करते हैं, रडार उनको नहीं पकड़ सकता है, और हमारे UAVs भी हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। अब किसी देश के साथ आपने भी सौरभ देखा होगा, आपकी दोस्ती उतनी ही प्रगाढ़ होती है जितना उनके पास आपका मिलिट्री इक्विपमेंट होता है। मिलिट्री इक्विपमेंट एक बार आपने दे दिया तो एक परमानेंट तरीके से, और सेमी परमानेंट जो भी आप कहना चाहें, नहीं इंटरेस्ट हो जाते हैं, प्लस आपकी डिपेंडेंसी भी। जैसे हमारे पास जब 70% 80% रशियन इक्विपमेंट थे, और वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी भी है, तो हम किस बलबूते पर रशिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारा बल तो वहीं से आ रहा है। एक आपने एक बार इक्विपमेंट ले लिया, एक एयरक्राफ्ट ले लिया, एक मिसाइल ले ली, एक ब्रह्मोस ले लिया, तो उसकी सप्लाई चेन तो आपके पास है। आज हम कितना निर्भर हैं रूस पर आज हम करीब 50-60 के आसपास हैं, अगर तीनों सेनाओं के ले लें, क्योंकि खास तौर से हमारे पास Su-30 MKI है, उसके 272 फाइटर जहाज हैं, वो रीढ़ की हड्डी है हमारे वायुसेना की। तो अपने आप में अभी भी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस सप्लाई चेन को बंद कर दीजिए, आप देखिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग अगर मिलिटरीली आप मुझसे पूछें, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाइए सबसे पहले, चाहे क्रेडिट लाइन दे करके, चाहे कहते हैं ब्याज रहित कैपिटल दे करके, आप उनको कहिए हमारा सामान खरीदो, हथियार खरीदो। पहले एक बार आपने हथियार खरीदा तो सप्लाई चेन हमारे हाथ में आ गई, हम बाद में अपना हिसाब कर लेंगे, हमें बाद में एडवांटेज आएगा। मैं खुद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में था बोर्ड लेवल पे, आपको पता ही है, तो मैं जानता हूं अगर कोई मेरा हथियार खरीद ले, उसके बाद मेरे अपने पैसे भी बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनेंगे कंपनीज के। तो इस मामले में आपको ये बहुत बड़ा एक
ओपनिंग हुई है ऑफ सिंदूर के बाद, इसकी जो ओपनिंग, दो चीज़ें बड़ी खास हुई हैं ऑफ सिंदूर से सौरभ। पहला ये हुआ है कि ये हमने जो आउटरीच किया है कि हम अंदर, अगर आप ISI या ये जो पंजाबी वहाँ की पाकिस्तानी आर्मी है उसके पीछे भी खड़े हैं, हम वहाँ भी जाके आपको मारेंगे और सटीक मार सकते हैं। और दूसरा संदेश ये दिया है कि हमारे जो हथियार हैं वो सक्षम है, क्योंकि आपने 11 एयरफील्ड्स को नष्ट कर दिया, बहुत सारे जहाज़ों को नष्ट कर दिया और उनके रेडार या उनकी मिसाइल्स उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकी। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मैसेज गया है, अब ये काम किया जा रहा है।